जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपको लाइट वाला चैप्टर पढ़ना है, या फिर आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या फिर आप एक क्यूरियस स्टूडेंट हो जिसको ये जानना है कि हमारे चश्मे में लगने वाले जो लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, आखिर ये किस तरह से काम करते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि जो हमारी फोर व्हीलर्स होती हैं, जितनी भी हमारी गाड़ियां होती हैं, उनका जो रियर व्यू है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं। कांच के ग्लास में कुछ पानी भरा हो और उसमें हम किसी पेंसिल को डिप करा दें, तो वो जो पेंसिल है वो थोड़ी सी बैंड दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है। इसी पानी के ग्लास में एक लेमन को डिप करें तो वो लेमन साइज में थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों। हम इन सभी सवालों के आंसर्स ढूंढेंगे। इसके साथ साथ ये चैप्टर हमारे बोर्ड में लगभग 10 मार्क्स का पूछा जाता है। फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो इतने ज्यादा मार्क्स कंटेन करता हो। मेरा ये आप लोगों को प्रॉमिस है कि इस सीरीज को देखने के बाद आप बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस लाइट वाले चैप्टर से, जिसका पूरा नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे एंड आप इस चैप्टर में फुल स्कोर कर पाओगे। कैसा होगा हमारा जीवन अगर हमारे जीवन में प्रकाश ही ना हो, लाइट ही ना हो, सब कुछ अंधेरा। राइट। थैंक गॉड कि लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है और जिसकी हेल्प से हमें चीजें नजर आती हैं। तो लाइट क्या है और ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड देम। लाइट ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज, क्योंकि इसी की वजह से हम अपनी दुनिया को देख पाते हैं। लाइट से चीजें हमें नजर आती हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि इस केस में हमें ये सभी चीजें नजर आ रही हैं क्योंकि लाइट हमारे डैशबोर्ड से रिफ्लेक्ट हो रही है। सेम विद वॉल, वॉल से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट्स वाई आई कैन सी वॉल एंड ऑल अदर थिंग्स। बट सर, ये लाइट क्या होती है। लाइट ईश्वर का बहुत ही सुंदर फिनोमिना। लाइट है क्या। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। सो लाइट एक टाइप की एनर्जी है। वॉट इट डू, इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। ये हमारी आंख पर एक सेंसेशन क्रिएट करती है एंड दैट हेल्प अस टू सी अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना। इतना सुंदर संसार जो ईश्वर ने बनाया है, उसको देखने में जो मदद करती है वो है लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या आप लोग जानते हो कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलना पसंद करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ही चलना पसंद करती है, और लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। हैव यू एवर नोटिस दिस। लेट मी टेल यू। जब किसी विंडो से लाइट आती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही तो आती है। अरे हाँ सर, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर जी, नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन, जिसकी मदद से हम चीजों को देख पा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग लेते हैं एक ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस मींस जहां से लाइट उससे आर पार ना निकले। ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट आर पार चली जाएगी, बट ओपेक मीडियम से लाइट आर पार नहीं होगी। लेट्स से कोई एक लाइट की रे है जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। लेट्स से दिस रे इज PQ, और चूंकि ये इंसिडेंट हो रही है, दैट्स व्हाई आई नेम्ड इट एज इंसिडेंट रे। ओके, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट हुई किसी ओपेक सरफेस से टकराने के बाद, इसीलिए हमने इसको बोला रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा सर जी, अब एक पॉइंट होता है जो कि है नॉर्मल, जो कि ओपेक सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नाउ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा बालकों, दैट इज नोन एज इंसिडेंट एंगल एंड इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय आई। सिमिलरली अगर हम रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा बालकों आपका रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर। ओके, सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ एंगल आई और एंगल आर हमेशा ही इक्वल होते हैं। नाउ यू वुड से सर ये सब चीजें हमने ना नर्सरी केजी क्लास में भी सीखी थी। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कुल मिलाकर दो ही नियम हैं। इन्हीं दो नियम के ऊपर हम अपनी आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं इस केस में। सेकंड, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि इंसिडेंट रे जो होगी आपकी, आपका जो नॉर्मल होगा, आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये तीनों ही चीजें सेम प्लेन में लाई करेंगी। ओके, मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर। हम सब लोगों ने मिरर का यूज किया है, तो उस मिरर को आखिर बनाया कैसे जाता है, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। हमारे पास कोई एक सिंपल कांच का पीस है। हम उस कांच के पीस को दूसरी साइड, मतलब उसके बैक साइड में कोटिंग करेंगे। किस चीज की कोटिंग करेंगे सर। कोटिंग की जाती है बालकों सिल्वर की, और उसको हल्का सा रफ कर दिया जाता है। अब सिल्वर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कोरोजन की, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिल्वर तो कोरोड हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए उसके ऊपर एक रेड कलर का कोट कर दिया जाता है ताकि आपका जो सिल्वर है वो खराब ना हो। गॉट इट। तो इस तरह से बन जाता है हमारा मिरर।
जिसमें एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरी साइड ओपेक सरफेस बन जाती है, राइट? सो इट्स डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। दैट्स हाउ वी गेट वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अनदर ओपेक सरफेस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है बालकों आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, हमारे पास एक स्मूथ मिरर है, लाइट की रेज इंसिडेंट हुई और फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, जस्ट लाइक दिस। ओके, रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि हमारा प्लेन ग्लास हो गया या हमारा स्टिल वाटर, ठहरा हुआ जो पानी हो गया, तो उससे जो हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट इररेगुलर रिफ्लेक्शन? तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन में बालकों आपको रफ सरफेस मिलेगी, रफ सरफेस में कुछ रेज इंसिडेंट हुई और वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपकी इंसिडेंट रे हैं और जो आपके रिफ्लेक्टेड रे हैं उनके बीच में सेम एंगल नहीं बन रहा, मतलब सभी इंसिडेंट एंगल और सभी रिफ्लेक्टेड एंगल सेम नहीं है, जस्ट लाइक रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा था। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां से होगा? रिफ्लेक्शन थ्रू कंक्रीट वॉल या रनिंग वाटर। तो इन सब से जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा दैट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर। अगर कोई भी प्लेन मिरर है जो हमारे घरों में जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो इससे बनने वाली जो इमेज होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके गुण क्या होंगे। So let's understand. The image formed in a plane mirror is erect. Erect का मतलब होता है सीधी, मतलब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो ऐसी ही इमेज बनेगी and of the same size. अब ऐसा तो होता नहीं है कि आपकी हाइट 4 फुट की है तो आपकी हाइट 6 फुट की दिखने लगेगी। इस कड़वे सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हम गट्टे हैं। तो the image formed in a plane mirror is erect and of the same size as the object. अच्छा जी, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनने वाली है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, इमेज इन अ मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। सर ये क्या होता है? ये हमारे स्कूल वाले सर ने भी समझाया था बट कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लेट मी टेल यू, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि आपकी लेफ्ट साइड आपको राइट में दिखे और आपकी राइट साइड आपको लेफ्ट में दिखे। अभी आप देखिए, मैं अपना राइट हैंड उठा रहा हूं, ठीक है, पर अगर आप मेरी जगह पर होगे तो आपको लेफ्ट हैंड जैसा लगेगा, राइट? तो ये मतलब होता है लैटरली इन्वर्टेड का। ओके, तो ये मेरा राइट हैंड हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, लेकिन जब आप इमेज में देखोगे तो इसका उल्टा दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इज, Now let's try this question. A robot is standing at a distance of 8 meter away from a plane mirror. तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बालकों कि एक रोबोट है और वो मिरर से 8 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। At what distance from him? उससे कितनी डिस्टेंस पर इमेज विल बी फॉर्म? तो अभी तो मैंने बताया कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा इमेज भी उतनी डिस्टेंस पर बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा 8 मीटर की डिस्टेंस पर है तो ऑब्वियसली इमेज भी 8 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। बट इस क्वेश्चन में एक कैच है, दे वर आस्किंग कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूर बनेगी, ना कि हमारे मिरर से इमेज कितनी दूर बनेगी। गॉट इट? सो इन दिस केस इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हिम। जो भी हमारा रोबोट है उससे 16 मीटर की दूरी पर हमारी इमेज बनने वाली है। नाउ if he moves a distance 2 मीटर towards the mirror, अब भाई रोबोट है, चल सकता है, एआई का जमाना है ना? तो 2 मीटर की डिस्टेंस हमारे रोबोट ने कवर करी, जस्ट लाइक दिस। ऐसे एक बार दोबारा से देखिए, 1 2, 2 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी, तो इमेज भी हमारी 2 मीटर आगे की ओर शिफ्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है। एट वॉट डिस्टेंस विल हिज इमेज विल बी फॉर्म? तो किस डिस्टेंस पर उसकी इमेज फॉर्म करेगी? तो अब उसकी डिस्टेंस बची बालों को 6 मीटर और इमेज मिरर से कितनी डिस्टेंस पर होगी? 6 मीटर की डिस्टेंस पर होगी। तो फिलहाल इन्होंने मिरर से पूछा है, तो मिरर के केस में जो हमारी इमेज बनने वाली है ऑब्वियसली वो 6 मीटर की डिस्टेंस पर बनने वाली है। और अगर वो पूछ लेते कि हमारे रोबोट से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, देन इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी 12 मीटर। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर, ये मेन टॉपिक है। स्फेरिकल मिरर आखिर कैसे बनाए जाते हैं? तो आप लोगों ने बचपन में कंचे तो खेले होंगे, अगर नहीं भी खेले तो देखे तो होंगे ही। तो कंचे से हम स्फेरिकल मिरर को समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। स्फेरिकल मिरर, लेट्स अंडरस्टैंड दैम। दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। इनके अलग अलग यूजेस भी हैं, इनके अलग अलग केसेस भी हैं जिनको हमें पढ़ना होगा। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को बनाया कैसे जाता है। तो लेट्स से हमारे पास कोई एक कांच का गोला था, एक स्फीयर था, आप इमेजिन कर सकते हो जो हमने बचपन में कंचे खेले थे उसी का थोड़ा सा ऐसे बड़ा भाई। उसको हमने कुछ इस तरह से कट किया, कट करने के बाद हमने इसके बाहर वाले पार्ट पर पॉलिश कर दी और जो इसका रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट है वो अंदर वाला हिस्सा है। ओके, तो इस तरह से जो मिरर बनेगा दैट इज कॉनकेव मिरर। अच्छा सर जी, और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा? हमने कट किया, लेकिन इस बार हमने इसका जो पॉलिश करी वो अंदर वाले पार्ट पर की और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाला मतलब आउटवर्ड वाला पार्ट है। तो इस तरह से जो अपन को मिरर मिलने वाला है वो कॉन्वेक्स मिरर मिलने वाला है।
अच्छा सर जी, बिल्कुल समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कांच का टुकड़ा है और उसको हमने ऐसे डिस्क्याउ करके काट दिया। काटने के बाद उसके अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश की और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाला पार्ट बन गया। इसी तरह से हमने ऐसे दोबारा से इसका ऐसे डिस्क्याउ काट दिया और हमने इसके बाहर वाले पार्ट पर पॉलिश की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया अंदर वाला पार्ट। तो इस तरह से हमें दो मिरर मिले। एक मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला पार्ट है और दूसरे वाले की इनर वाला पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ओपेक सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक ओपेक सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेस कुछ इस तरह से आई। आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि उनका रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। बट अभी तो मान लीजिए कि अगर लवेंद्र सर पढ़ा रहे हैं तो गलत थोड़ी ही ना पढ़ाएंगे। तो वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कि एक तरीके से रेस फैल गई, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर। गॉट इट। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए क्योंकि ये रेस को एक्सपेंड या फैलाने का ट्राई करता है। व्हाट अबाउट कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर में जब रेस आएंगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक सर्टेन पॉइंट से पास होंगी जिसको हम फोकस बोलेंगे। तो इन्होंने हमारी रेस को एक पॉइंट पर जाकर क्या किया? कन्वर्ज कर दिया, मतलब कि मैच मिला दिया। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम और क्या होता है बालकों? कन्वर्जिंग मिरर होता है। नाउ कुछ कॉमन टर्म है जिनको समझे बिना हम लाइट चैप्टर को नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि किसी की बैंक में जॉब लग जाए लेकिन उसे क्रेडिट और डेबिट का मतलब ही ना पता हो, तो क्या वो बैंक में जॉब अच्छे से कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति नासा में जॉब करता है और उसे एस्ट्रोलॉजी या कंप्यूटर्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो वो वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। जस्ट लाइक लाइट में कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जिनको समझे बिना हम लाइट चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ओके, तो हमें उन टर्म्स को समझना है। एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेशंस भी कई बार पूछी गई हैं। तो फर्स्ट टर्म इज, लेट्स से हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है। आप देख सकते हो ये मैंने कांच का स्फीयर बनाया है और हमने इससे दो मिरर को कट करके निकाला था। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ये वाला पार्ट। इसका जो सेंटर होगा, मतलब ये जो आपका स्फीयर है जिससे हमने इन दो मिरर को कट करके निकाला है, उस स्फीयर का जो सेंटर है जिसको फिलहाल मैं कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको बोला जाता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। So the center of curvature of a mirror is the center of the sphere of which the mirror is a part. तो उस मिरर का जो सेंटर होगा ना, वही होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ पोल क्या होता है? द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। बहुत सिंपल सा है। आपके पास कोई एक मिरर है, उसका जो मिड पॉइंट है, उसका जो सेंटर है, दैट इज नोन एज पोल। ओके, जो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको पोल बोला जाता है। अरे सर इतना आसान था ये? हाँ जी। नाउ व्हाट अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी बालकों? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जब ज्वाइन किया जाता है तो उस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितना इजी कॉन्सेप्ट है ना? मजा आता है मुझे तो इसको समझाने में। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया, आप देखिए जरा यहां से सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है, देखो कुछ इस तरह से। एक बार और दोबारा से देख लेते हैं, सी टू पी। ओके, तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट भी करते हैं। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली अ लेंथ व्हाइल सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट। ओके, सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। तो जो हमारे मिरर है वो जिस स्फीयर की पार्ट है, उस स्फीयर की रेडियस ही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रिंसिपल फोकस। अरे सर जी ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो प्रिंसिपल फोकस को हम दो मिरर से समझेंगे। हम कॉनकेव मिरर से भी समझेंगे और हम कॉन्वेक्स मिरर से भी समझेंगे। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का दिखता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हमने ज्वाइन किया, प्रिंसिपल एक्सिस मिली। कुछ रेज ऐसी हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये पैरेलल रेज जो हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सर्टेन पॉइंट से पास करेंगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर का तो काम ही होता है ना लाइट को कन्वर्ट करना। बिल्कुल, तो ये एक सर्टेन पॉइंट से पास करेंगी, उसी पॉइंट को अपन लोग फोकस बोल देते हैं। बस इतना सा था, इतनी सी बात थी, इतनी सी बात। सो अ कॉनकेव मिरर इज concave mirror, the reflected rays meet at a point capital F on the principal axis. This point is called the focus of the concave mirror. तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ, सॉरी कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है उसकी डेफिनेशन कुछ ही हो गई। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर? तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस जगह पर है, पोल इस जगह पर है, ज्वाइन किया, प्रिंसिपल एक्सिस मिली। रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल कुछ इस तरह से आएंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बाल को क्या होने वाला है, ये जो रेज है ये तो डाइवर्स होगी, क्योंकि हमारे कॉन्वेक्स मिरर का तो काम ही है रेज को डाइवर्स करना, राइट। तो रेज हो गई हमारी डाइवर्स कुछ इस तरह से। अब सर ये तो किसी पॉइंट पर मिली ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं मिली तो क्या हुआ, हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि एक सर्टेन पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, है ना। और उसको कैसे ज्वाइन किया? डॉट 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 लाइन से। तो इस तरह से हमने मान लिया कि ये जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, आप ऐसे मान लो कि ये जिस पॉइंट से एमिट हो रही है, दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी अ फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बताते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, बट द
बट द अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल एफ। तो ऐसा अपीयर होता है कि ये एक पॉइंट एफ से इमर्ज हो रही है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ऐसे बताओगे, कॉन्वेक्स मिरर की पूछी जाती है तो आप ऐसे बताओगे, और अगर आपसे केवल फोकस पूछा जाता है तो आप इन दोनों की डेफिनेशन एक साथ लिख दोगे। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, मतलब वो रियल में एक पॉइंट होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो एक वर्चुअल फोकस होता है, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। वी जस्ट अज्यूम कि जो रेज हैं वो इस एक सर्टेन पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। गॉट इट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वर्चुअल फोकस। सर फोकल लेंथ क्या होती है? हमारे स्कूल वाले टीचर ने कुछ समझाया था, वो ऐसे ऊपर से उड़ गया। कोनो बात नहीं, हम समझाते हैं। तो फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मतलब ये जो हमारा फोकस आया और जो पोल था उनके बीच की डिस्टेंस, उसको बोला जाता है बालकों फोकल लेंथ। ओके, इस केस में आप देख सकते हो एफ से पी तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया करते थे। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ की बात करूं तो वो कुछ इतनी हो जाएगी। इसको भी ऑब्वियसली हम लोग स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए, फोकल लेंथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल एफ के बराबर ही होती है। ओके, अच्छा सर जी, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे, हाँ जी, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैपिटल आर एक्चुअल में 2 टाइम्स होती है फोकल लेंथ की। ओके, तो स्मॉल एफ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारी 2 टाइम्स होती है फोकल लेंथ की। गॉट इट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो इस दुनिया में बना ही नहीं है ना। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू अस एज 32 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ अपन को बतानी है, फॉर्मूला मैंने बताया था अभी अभी कुछ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कुछ हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर, बोलो स्वाहा। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? अरे सर जी, पिछली बार का उल्टा हो जाएगा। मैंने बोला कैसे? देखो सर, मैं बताता हूँ, मेरे को सब कछु आता है, इन्हें कछु ना आता, मैं बता दूंगा। मैंने कहा अच्छा जी बताइए। देखो सर, हमारे यहाँ पे तो हमें ये बताया गया है कि फोकल लेंथ जो होता है, मतलब सॉरी, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि फोकल लेंथ है एक स्फेरिकल मिरर की 20 सेंटीमीटर की। सही है सर। और सर देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता लगानी है, और सर फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो करेंगे एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2, और सर देखो जहां में हमें कैपिटल आर की जगह लिख सकें 2 इंटू एफ, बिल्कुल सही बात है। सो 2 इंटू 20 ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगी बालकों, वो हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। नाउ